प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं कुल 10 क्वेश्चन है, हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, बीटी कपास में कि एक बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक एक जीवाणु होता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहा जाता है। ठीक है, बीटी जीवाणु। ठीक है, बी का मतलब हुआ बैसिलस, टी का मतलब हुआ थुरिंजिएंसिस, यानी कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु होता है जिसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। और इस प्रोटीन का जो हम लोग उपयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में करते हैं। कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं कि इस जीवाणु से प्रोटीन ले करके हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी यानी टेक्निक या टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि इस कपास के पौधे में या रुई का जो पौधा होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोटीन का प्रवेश कराते हैं। ठीक है, प्रवेश कराते हैं। तो जब ये क्या होता है, जब इसके अंदर प्रोटीन चला जाता है तो जब बाहर से कीट आ करके इस रुई के फूलों को या पत्तियों को जब खाएगा, ठीक है, जब कीट क्या करेगा, फूलों और पत्तियों को खाएगा, तो यह प्रोटीन इसके अंदर जाएगा तो तुरंत उसके आहार नाल पर क्या करता है, भेद कर देता है, यानी कि आक्रमण कर देता है। यानी कि इस कीट का जो आहार नाल है, आहार नाल को क्या करेगा, यह भेद देगा। ठीक है, भेदने की वजह से उस कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उस कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं, बीटी कपास कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। और एक चीज खास बात ध्यान रखिएगा कि यह जो प्रोटीन जब तक जीवाणु के अंदर रहता है तब तक कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, निष्क्रिय होता है। और ये जैसे ही किसी कीट के अंदर प्रवेश करेगा तुरंत उसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। ठीक है, और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोटीन होता है कैसा होता है, एक विष टाइप का होता है, यानी कि जहर होता है। बात समझ में रही। इसीलिए इसका हम लोग किसके रूप में उपयोग करते हैं, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया। तो अब आइए जो चीज लिखा गया उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार के कीटों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इतनी बात समझ में आ रही। फिर आगे देखिए, लिखा गया है कि बैसिलस जीवाणु से बनी जीव विष कीटनाशक होता है। ठीक है, यानी कि बैसिलस जीवाणु से जो प्रोटीन का निर्माण हुआ है वो कैसा, एक विष टाइप का है जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे कहा जा रहा है कि लेकिन जीवाणु में निष्क्रिय होता है, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जब तक ये जीवाणु के अंदर रहेगा तब तक कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि कीट में पहुंचते ही ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है, जैसे कीट के अंदर पहुंचेगा तुरंत वह प्रोटीन क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कीट के आहार नाल को भेद देता है, यानी कि जैसे कीट के अंदर जाएगा तुरंत उसके आहार नाल को क्या करेगा, भेद देगा, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। जीव विष को जीन प्रौद्योगिकी द्वारा, या जैव प्रौद्योगिकी कहिए या जीन प्रौद्योगिकी, बात एक ही है। ठीक है, तो जीन प्रौद्योगिकी द्वारा पौधे में समाविष्ट करा दिया जाता है, यानी कि पौधे में हम क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी या जीन प्रौद्योगिकी के द्वारा पौधे में हम क्या करते हैं, उस प्रोटीन को प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार बीटी कपास नामक पौधे का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया। अगर प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रश्न नंबर 2 में, रेड डाटा बुक क्या है।
बात समझ में आ रही? रेड डाटा बुक क्या है इसको समझो। रेड डाटा बुक क्या है प्यारे बच्चों? यह एक तरह का क्या होता है? दस्तावेज होता है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है? दस्तावेज होता है। इसमें जो जीव हमारे पर्यावरण में या हमारे वातावरण से नष्ट हो रहे हैं, विलुप्ति के कगार पे हैं, उन सभी की क्या किया जाता है? एक लिस्ट बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है, जिसका नाम रखा गया रेड डाटा बुक। ठीक है, तो यानी कि रेड डाटा बुक में छोटे मोटे जो जीव जंतु या बड़े जो जीव जंतु हैं विलुप्ति के कगार पे हैं, उन सभी जीवों का एक सूची तैयार की जाती है, जिसको कहा जाता है रेड डाटा बुक। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसको डिटेल समझिए। यहाँ पर लिखा गया है कि विश्व संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है, इसका इंग्लिश ये वर्ड है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार की, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। बात समझ में आ रही? यानी कि ये जो विश्व संरक्षण जो संघ है, जैव विविधता को देख करके, ठीक है, कि जो जीव संकटग्रस्त हैं, यानी कि जो विलुप्ति के कगार पे हैं, धीरे धीरे जो नष्ट हो रहे हैं, जैसे गिद्ध है, गौरैया है, ये सभी पहले क्या था, 10 से 15 साल पहले ये सभी चीज़ें दिखती थी, लेकिन अब ये चीज़ क्या हो रही है? ये पक्षियाँ नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये सभी क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं हमारे वातावरण से या हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से। ठीक है, तो जो चीज़ें विलुप्ति के कगार पे हैं, उन सभी विलुप्ति की जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, उन सभी का एक सूची तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। बात समझ में आई? फिर इसके बाद देखिए आगे कहा जा रहा है कि जिसमें जो जीव सूक्ष्म जीव खतरे में है, उनके बारे में जानकारी संग्रहित करती है। यानी कि जो जीव जंतु क्या है, छोटे मोटे जीव जंतु या बड़े जो जीव जंतु खतरे के एकदम कगार पे हैं, यानी कि एकदम विलुप्ति के कगार पे हैं, उन सभी की जानकारी यह क्या करता है? रेड डाटा बुक में संग्रहित की जाती है, यानी कि लिखी जाती है कि कौन कौन से जीव एकदम विलुप्ति के कगार पे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो अब देखिए रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब समझ लो। ठीक है, इसका उद्देश्य भी देख लो। तो इसमें पहला कहा जा रहा है कि संकटग्रस्त जातियों की सूची बनाना, यानी कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जैसे जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं या पक्षियां हैं, जो एकदम नष्ट हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, उन सभी की क्या है? एक सूची तैयार की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि घटी हुई जैव विविधता के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, यानी कि जब हमारे वातावरण से जीव जंतु पेड़ पौधे और पक्षियां जब धीरे धीरे नष्ट हो जा रही हैं, जो विलुप्त हो गई हैं, उनके वजह से हमारे वातावरण पर या हमारे पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उससे हमें क्या कराना है? अवगत कराना है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा जो है उद्देश्य, इसमें कहा जा रहा है कि संकटग्रस्त पौधों व जंतुओं को संरक्षण देने पर जोर डालना, यानी कि जो पौधे नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, या जो पक्षियां हैं या जो जानवर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, उन सभी जानवरों की हमें क्या करना है? संरक्षण करने पर क्या करना है? जोर डालना है, यानी उनके बचाव के लिए हमें क्या करना है? जोर डालना है, यानी एक अभियान चलाना होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है रेड डाटा बुक का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बहुभ्रूणता क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको भी काफी अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर लिखा गया है, सामान्यतः एक बीज में केवल एक ही भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि अगर कोई फल है, उस फल में अगर एक बीज है, तो एक ही भ्रूण का भी क्या होगा? विकास होगा। जैसे आम के फल में देखिए क्या है, एक ही बीज होता है, तो उसमें एक ही भ्रूण भी बनेगा। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि परंतु कभी कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बीजों में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाते हैं। तो और ठीक है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। बात समझ में आ रही? फिर से समझिए परिभाषा को, कि सामान्यतः हम सभी लोग जानते हैं कि एक अगर बीज है तो उसमें एक ही भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा, यानी कि एक बीज में क्या होता है, एक से ज़्यादा भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। बात समझ में आ रही? फिर इसके बाद आगे देखिए लिखा गया है, सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा संतरे में एक से अधिक भ्रूण देखे गए। यानी कि सबसे पहले किसने एक से अधिक भ्रूण को देखा? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा देखा गया। किसमें? संतरे में देखा गया कि एक से अधिक भ्रूण उसमें पाए गए।
बात समझ में आ रही? फिर से पूरी परिभाषा समझ लीजिए कि सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि अगर एक बीज है तो उसमें क्या होता है, एक ही भ्रूण का विकास होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बीजों में एक से ज़्यादा भ्रूण का विकास हो जाता है। तो उस स्थिति में हम उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और बहुभ्रूणता को सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा देखा गया। किसमें? संतरे के फल में देखा गया। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परिभाषा बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि पराग नलिका से भ्रूण कोश में मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयुग्मन करता है, दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है। इस क्रिया में 2 बार संयुग्मन होता है, अतः इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि पराग नलिका में क्या होता है कि जो 2 केंद्रक होते हैं, एक नर केंद्रक होता है, एक मादा केंद्रक। यह दोनों केंद्रक यानी कि नर केंद्रक और मादा केंद्रक क्या करते हैं, अलग अलग पराग नलिका यानी भ्रूण कोश में क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, 2 बार संयुग्मन हो रहा है। तो जब 2 बार संयुग्मन हो रहा है तो इसलिए इस क्रिया को हम लोग द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो बैक करके एक बार जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, इसको भी देखिए। इसमें कहा जा रहा है अपरा या प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अपरा कहिए या प्लेसेंटा कहिए, बातें कहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि अपरा एक ऐसी संयुक्त संरचना है जिसके द्वारा भ्रूण एवं माता के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों का क्रियात्मक विनिमय करती है। ठीक है, यानी कि अपरा जो होती है यह एक ऐसी संयुक्त संरचना होती है कि जो माता के भ्रूण और रक्त के मध्य विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्रियात्मक विनिमय करती है। यानी कि जो आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वह भ्रूण तक क्या करती है, यह अपरा ले जाती है और ले आती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विभिन्न पदार्थों की क्रियात्मक विनिमय करती है। यानी कि माता के भ्रूण तक और उसके रक्त के मध्य जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनका क्या करती है, क्रियात्मक विनिमय करती है। यानी कि ले जाती है और ले आती है, और इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब अपरा का कार्य क्या है इसको समझ लो। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाला गया है अपरा के कार्य। ठीक है, तो अपरा का पहला कार्य क्या होता है कि इसमें कहा जा रहा है कि अपरा द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ भ्रूण के शरीर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि अपरा के द्वारा क्या होता है कि जो पोषक पदार्थों की जो आवश्यकता होती है भ्रूण में, ठीक है, वहाँ उस भ्रूण के शरीर तक यह अपरा क्या करती है, उस पोषक पदार्थों को पहुंचाती है। ठीक है, अपरा जो है भ्रूण के लिए जो आवश्यक जो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है वह क्या करती है, अपरा इस भ्रूण तक क्या करती है, पहुंचाती है। बात समझ में आ रही? दूसरी पॉइंट देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अपरा अनेक प्रकार के रोगों से भ्रूण की रक्षा करता है। ठीक है, अपरा जो होता है वह क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे क्या करता है, भ्रूण को बचाता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए लिखा गया है कि अपरा अनेक प्रकार के रोगों से भ्रूण की रक्षा करता है। तीसरी पॉइंट देखिए, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स, ठीक है, अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने तथा शिशु के जन्म देने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें लिखा गया है सरोगेट माता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या इस तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ देगा कि सरोगेट माँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों बातें कही, चाहे माँ कहे या माता कहे, बातें कही। ठीक है, अब ये सरोगेट माता या सरोगेट माँ क्या होता है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है। यानी कि कुछ स्त्रियों में क्या होता है कि उनके शरीर में अंडाणु का क्या होता है, निषेचन होता है, किंतु कुछ कारणवश भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है। यानी कि कुछ कारणवश वह क्या होती है, गर्भधारण नहीं कर पाती। यानी कि उनके शरीर में क्या होता है, अंडाणु का तो निर्माण तो होता ही है, लेकिन कुछ कारणवश वह क्या होती हैं कि गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तो इस अवस्था में, ठीक है, तो इस अवस्था में स्त्री का अंडाणु, ठीक है, तो इस अवस्था में क्या किया जाता है कि स्त्री का अंडाणु और उसके पति का शुक्राणु, ठीक है,
दोनों के शरीर से, यानी कि स्त्री के शरीर से अंडाणु और उसके पति के शरीर से शुक्राणु को ले करके हम क्या करते हैं, कृत्रिम निषेचन कराते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिया गया है कि कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। जब कृत्रिम निषेचन हो जाता है तो इसके बाद जो इच्छुक स्त्री होती है उसके गर्भाशय में क्या किया जाता है, उस निषेचन जो हुआ है उसको क्या करते हैं, रोपित कर देते हैं। रोपित करने के बाद जो बच्चा पैदा होता है तो वह जो जिसके शरीर से उत्पन्न होगा वह उसकी क्या कहलाती है, सरोगेट माता कहलाती है। तो यही चीज लिखा गया है कि कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन तो होता है किंतु कुछ कारणवश भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है, तो इस अवस्था में स्त्री का अंडाणु और उसके पति का शुक्राणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद किसी दूसरी इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है, तो इस स्त्री को सरोगेट माता कहते हैं। बात समझ में आ रही? फिर से एक बार समझिए कि क्या होता है कि कुछ स्त्रियों के शरीर में अंडाणु का निषेचन होता है, यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है, लेकिन किसी कारणवश वह क्या होती है, गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, बार बार क्या होता है, वो बेकार हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या किया जाता है कि उस स्त्री के शरीर से अंडाणु लिया जाता है और उसके पति के शरीर से शुक्राणु लिया जाता है और दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं, कृत्रिम विधियों द्वारा उसका निषेचन कराते हैं। और जब निषेचन हो जाता है तो जो इच्छुक जो स्त्री होती है, जो दूसरी इच्छुक स्त्री होती है, उसके गर्भाशय में उसी का जो कृत्रिम निषेचन कराया गया है उसी निषेचन को उसके गर्भाशय में क्या किया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। जब रोपित कर दिया जाता है तो जो स्त्री होती है उस स्त्री को ही हम क्या कहते हैं, सरोगेट माता कहते हैं। बात समझ में आई? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस प्यारे बच्चों यह एक प्रकार की जांच होती है जो कि हम क्या करते हैं कि शिशु के जन्म के पहले ही हम उसके लिंग का निर्धारण कर लेते हैं कि वह लड़का है या लड़की। यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, उल्बवेधन कहलाती है। बात समझ में आ रही? तो चलिए इसको परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक प्रकार का जांच होता है जिसके द्वारा भ्रूण को घेरे हुए एमनियोटिक द्रव में गुणसूत्रों को देख करके शिशु के लिए लिंग निर्धारण का पता लगाया जा सकता है। उल्बवेधन से किसी भी विकार को पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, फिर से एक बार समझिए उल्बवेधन क्या होता है। सीधी सीधी सिंपल सी आप परिभाषा लिख सकते हो कि यह एक विशेष प्रकार की जांच होती है जिसके द्वारा हम शिशु के जन्म के पहले ही उसके लिंग का निर्धारण कर लेते हैं कि वह लड़का है या लड़की, यानी कि मेल है कि फीमेल। बस इतना भी लिख दोगे तो भी ये आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, परिभाषा देखिए क्या होगी इसकी। इसमें लिखा गया है कि अनिषेक फलन वे फल हैं जो आमतौर पर बिना बीज के होते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन क्या होते हैं कि वो आमतौर पर क्या होते हैं, बिना बीज के होते हैं और बिना निषेचन के विकसित होते हैं। और बिना निषेचन के ही क्या होते हैं, ये विकसित होते हैं। यानी कि जिस फल में बीज ही नहीं होगा तो उसमें निषेचन भी नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अनिषेक फलन वे फल होते हैं जो आमतौर पर क्या होते हैं, बिना बीज के होते हैं और बिना निषेचन के ही क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जैसे कि आपका केला हुआ, ठीक है, और अनानास हुआ, और एक फल है अंगूर। ये भी आपके क्या है, अनिषेक फलन है। ठीक है, यानी कि केला, अंगूर और अनानास ये सभी हमारे क्या होते हैं, अनिषेक फलन होते हैं, क्योंकि ये इनमें बीज नहीं होता, लेकिन ये क्या होते हैं, बिना निषेचन के ही क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है कि सेब एक अनिषेक फलन नहीं है। ठीक है, सेब क्या है, अनिषेक फलन नहीं है, क्योंकि यह सेब के पेड़ के फूल से के हिस्सों से विकसित होता है। यानी कि सेब जो होता है ये अनिषेक फलन नहीं है, क्योंकि यह सेब के पेड़ के फूलों का क्या होता है, हिस्सा होता है, उससे यह विकसित होता है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि सेब को हम फॉल्स फ्रूट के रूप में भी जानते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फॉल्स फ्रूट, सेब को हम लोग फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, तो सेब को हम लोग फॉल्स फ्रूट के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया प्रश्न नंबर 9 में
कि सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सहभोजिता होता क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि सहभोजिता जो होता है ये दो विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच का संबंध होता है। ठीक है, जिसमें एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि यह दो जीवों के बीच एक परस्पर संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। बात समझ में आ रही है। सहभोजिता क्या होता है कि यह दो जीवों के बीच का एक परस्पर संबंध होता है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे वाले जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में समझिए, यहाँ पर लिखा गया है जैसे आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड। आर्किड का मतलब प्यारे बच्चों हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं पसरबंडा। ठीक है, तो ये चीज़ें उसी को आर्किड कहा जा रहा है। और व्हेल की पीठ पर रहने वाले बारकेनल को लाभ होता है। ठीक है, यानी कि जो व्हेल मछली है उसके शरीर पर आप देखे होंगे काले काले धब्बे नुमा क्या होते हैं, बारकेनल होते हैं। इन सभी को क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि जो आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड है और व्हेल की पीठ पर जो रहने वाला बारकेनल है इनको लाभ होता है, लेकिन आम के पेड़ को और व्हेल को न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। तो यही चीज़ लिखा गया है कि आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड और व्हेल की पीठ पर रहने वाले बारनेकल को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ और व्हेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 यानी आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्यारे बच्चे जो सहोपकारिता होता है यह सहभोजिता के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, सहभोजिता में क्या होता है कि ये दो जीव होते हैं और दोनों जीवों के बीच का ये सहभोजिता एक परस्पर संबंध होता है जिसमें क्या होता है एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक है, लेकिन सहोपकारिता में क्या होता है कि सहोपकारिता भी दो जीवों के मध्य का एक संबंध है, लेकिन इसमें दोनों जीवों को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यह दो प्रकार के विभिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, यानी कि दो विभिन्न प्रकार की जो प्रजाति है उन दोनों जीवों के बीच में पाए जाने वाला क्या है, एक सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि इसमें भी दो विभिन्न जीवों के बीच का क्या होता है, एक परस्पर संबंध होता है सहोपकारिता, लेकिन इनमें दोनों जीवों को क्या होता है, लाभ होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखो, इसमें कहा जा रहा है कवक और शैवाल में सहोपकारिता संबंध है। ठीक है, इसमें आगे कहा जा रहा है कि इसमें कवक मृदा से अत्यंत आवश्यक पोषक तत्वों के पोषण या अवशोषण में पादप की सहायता करता है। बात समझ में आ रही, यानी कि जो कवक होता है जो अत्यंत आवश्यक जो पोषक तत्व है पौधों के लिए उनके अवशोषण में क्या करता है, कवक पौधों की यानी कि पादपों का क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन जबकि पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादित, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देता है। बात समझ में आ रही, यानी कि जो कवक होता है ये पौधों के लिए जो अत्यंत पोषक तत्व हैं उनको अवशोषण करने में क्या करता है, मदद करता है, और जो पौधे होते हैं कवक को क्या करते हैं, उत्पादित कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जीवों को क्या हो गया, लाभ हुआ। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। बात समझ में आ रही। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।